इसमें सपोज ऐसे करंट जा रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको लूप कहते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना है, सर्कुलर भी हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है। ठीक है, अब जब इसमें करंट पास करते हैं ना, ध्यान से देखो, ये करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज। जहां से ये करंट क्लॉकवाइज है ना, दिस फेस बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल, क्लॉकवाइज साउथ की तरफ बिहेव करता है। मतलब यहाँ पे हो गया, क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइन से आगे टर्मिनेट होगी ऐसे। और जो पीछे वाला फेस होगा ना, पीछे वाला फेस नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, वहां से लाइन ऐसे निकलेंगी। मतलब ये डायपोल की तरह काम करेगा। ये है तो लूप, लेकिन क्योंकि इसमें करंट है ना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो ये डायपोल की तरह काम करेगा। साउथ और नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब इट्स अ डाइपोल। अगर ये डाइपोल है ना, तो हर डाइपोल को अपना एक मूवमेंट रहता है। एवरी डाइपोल हैज अ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एम बार से डिनोट करते हैं ना, डाइपोल मूवमेंट, एम बार। अब डाइपोल मूवमेंट इसका कितना होगा, किसी को मालूम है? फॉर्मूला मालूम है कि एक लूप जिसमें करंट है, करंट के लूप का डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला मालूम है किसी को? बोलो। नहीं मालूम है? इसकी फॉर्मूला होती है NIA। NIA, ये N दिख रहा है, इट्स अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस लूप। I दिख रहा है, इट्स अ करंट इन द लूप। और A जो है, वो इस लूप की एरिया। रेक्टेंगल है तो भी आप एरिया निकाल सकते हो, अगर ये सर्कुलर लूप है तो भी आप एरिया निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो A लूप की एरिया, I करंट, और N नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ऐसे डिफिकल्टी हो रही होगी, वो बोलेंगे सर डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला तो ये होती है ना, 2L होती है, 2L M होती है, सब कुछ। ये देखिए ना फॉर्मूलास, ये NIA तो नहीं देखिए। 2L क्यू दिख रहा है, 2L क्यू, ये डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल, उसकी डायपोल मोमेंट ये होती है 2L क्यू। अब अगर ये 2LM की बात करें, तो ये नॉर्मल जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट की डायपोल मोमेंट है 2LM, बार मैग्नेट की। ये जो लूप मैंने लिया है, ये बार मैग्नेट थोड़ी है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, करंट की वजह से बन रहा है ना, तो इसके लिए NIA होता है। आई जरूरी है यहाँ पे। तीनों फॉर्मूला जो मैंने लिखी है ना, ये तीनों डायपोल मोमेंट की है, लेकिन कौन सी कब लगानी है वो आपको पता होना चाहिए। NIA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो एम बार है ना, NIA होता है। बस एम बार का डायरेक्शन कैसा होता है, एम बार का डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। अब देखो, अगर ये लूप है ना, सपोज ये रेक्टेंगुलर लूप है, तो इसका एक फेस साउथ की तरफ बिहेव करेगा। सपोज ये देखो, नीचे वाला फेस साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, तो एम बार का डायरेक्शन कैसा होता है, ये देखो, इट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ना, ऐसा होता है। तो ध्यान से देखोगे ना, ये ऐसा हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ दिस कॉइल। कॉइल का जो प्लेन है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बनता है। सपोज ऐसा कॉइल है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा, ये एम बार का डायरेक्शन होता है, परपेंडिकुलर ऑन द फेस ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, ये एम बार का डायरेक्शन है, नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले ये एम बार को क्लियर करो। तो एवरी लूप, व्हेन यू पास करंट इन द लूप, इट बिहेव्स लाइक अ डाइपोल, इट हैज अ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सब एक लूप है मेरे पास। ठीक है, इसमें करंट भी पास किया मैंने, देखो करंट है इसमें, लेकिन अभी इस लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये देखो, सीधे पूरे लूप को कहां पे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दिख रहा है?
तो ये पूरा एक डेरिवेशन अवेलेबल था, अगर आपको याद है। डेरिवेशन ये होता है कि जो ये वर्टिकल साइड है ना, वर्टिकल साइड, इस पे देखो ऐसा फोर्स लगता है, ये फोर्स होता है बी आई एल फोर्स लगता है वर्टिकल साइड पे। यहाँ पर भी जो वर्टिकल साइड है उस पर फोर्स लगता है, बी आई एल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड्स पे फोर्स नहीं लगता है। ये हॉरिजॉन्टल साइड्स जो है ना, उन हॉरिजॉन्टल साइड्स में क्या है कि आई और बी सेम डायरेक्शन में है, बी एंड आई आर इन सेम डायरेक्शन। तो आई और बी के बीच में एंगल 0 होगी ना हॉरिजॉन्टल साइड्स के लिए, फोर्स नहीं लगता है हॉरिजॉन्टल साइड्स पे। ये फोर्स वर्टिकल साइड्स पे लगता है। ये फोर्स देखो जो मैंने बनाया है, एक फोर्स ऐसे आउटवर्ड लगता है और एक फोर्स ऐसे इनवर्ड लगता है, सीधे। ये जो दोनों फोर्सेस है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सम ऑफ दिस फोर्सेस इज 0। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि क्लोज लूप है ये, क्लोज लूप पे देखो 0 फोर्स लग रहा है टोटल। लेकिन ये दोनों फोर्सेस मिलके कपल फॉर्म करते हैं, कपल, कपल है ये। टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस कपल, रोटेशन हो सकता है ये क्योंकि कपल है, टॉर्क बनता है। किसी को मालूम है टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप? बोलो। किसी को मालूम है? बीना। BINA, आकांक्षा सिंह, NIAB या BINA, बीना। बराबर है, नो डाउट इज करेक्ट। थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे चल के, पर ठीक है, ये एनआईए भी फिलहाल ठीक है। इसमें एनआईए देखो, ये एनआईए ना एम होता है, टॉर्क की फॉर्मूला बनी MB। कुछ स्टूडेंट को याद आ रहा होगा कि MB नहीं, MB साइन थीटा भी होती है, सिर्फ MB नहीं होता है, MB साइन थीटा होती है। साइन थीटा कब लेना है कब नहीं लेना है वो मैं समझा देता हूँ अभी, लेकिन MB ठीक है फिलहाल। टॉर्क MB लगता है इसके ऊपर, थोड़ा याद रखो इसको। ये M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, ये टॉर्क लगता है, थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है। अब अगर हमने टेक्स्ट बुक्स वगैरह अच्छे से पढ़े हैं तो आपको याद होगा MB साइन थीटा भी आता है, सिर्फ MB नहीं है। तो कब MB साइन थीटा है, कभी MB है, वो समझा देता हूँ मैं। ठीक है, सी इसको समझाने के लिए फिर से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो समझ लेते, इसको अच्छे से समझ के लेते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली मैं ये साइड में बोलता है ऐसा फोर्स लगता है और एक फोर्स इस तरफ लगता है, याद है? ये दोनों फोर्स है ना, दोनों फोर्स इसके इक्वल होते हैं, BIL के इक्वल। ये देखो दोनों फोर्स BIL होते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। अब प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो, ये सपोज ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। ये जो L लेंथ है ना, वही BIL में जो L है ना, ये L BIL में L है ना, वो लेंथ ऑफ वर्टिकल साइड्स है। ठीक है, और ये ब्रेथ है। अब देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कपल एक्ट हो रहा है, कपल इज एक्टिंग। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है सपोज टॉर्क विच इज ड्यू टू दिस कपल, कपल से कितना टॉर्क बनेगा वो फाइंड करना है। तो टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कपल, उसकी फॉर्मूला ये होती है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इन द कपल। कपल में दो फोर्स होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इन द कपल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये मालूम होगा आपको फॉर्मूला, कपल से जो टॉर्क बनता है, टॉर्क विच इज ड्यू टू कपल, टॉर्क की फॉर्मूला ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स फ्रॉम द कपल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, BIL है, कोई भी एक फोर्स ले लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, कोई बता सकता है? व्हाट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस?
बी। बी। अभी सोच सोच के आंसर दे रहे हो, ठीक है। अब देखो ये L इंटू बी है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, मिलके एरिया हो जाएगा भाई। L इंटू बी मिलके एरिया हो जाएगा लूप का। अगर इस लूप को n टर्न्स है, अगर इसको n टर्न्स है, n मल्टीप्लाई करेंगे तो NIA भी आ जाता है। देखो तो NIA भी आ गया, लेकिन NIA भी साइन थीटा नहीं आ रहा है, सिर्फ NIA भी आ रहा है। ऐसा क्यों है, मैं समझा दूं। ये टॉक MB हो गया, देखो तो MB साइन थीटा नहीं आ रहा है। देखो MB साइन थीटा कब आएगा वो समझा देता हूँ। देखो जो स्टार्टिंग की पोजीशन है ना, ये सपोज कॉइल की स्टार्टिंग पोजीशन है। स्टार्टिंग में कैसा है कि जो कॉइल का प्लेन है ना, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन बी बार के डायरेक्शन में है। द प्लेन ऑफ दिस लूप, इस लूप का देखो प्लेन देखो ऐसा है, इट इज पैरेलल टू द बी बार। स्टार्टिंग में ऐसा है, हाँ। लेकिन क्या होता है देखो ध्यान से, जैसे ये कपल लग रहा है इस कॉइल के ऊपर, कपल से ये कॉइल रोटेट होगी ना, ऑब्वियसली ये कॉइल रोटेट होगी। सपोज कॉइल रोटेट हो गया, ऐसे हो गई। देखो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ 3 डायमेंशनली थोड़ा। कॉइल सब ऐसे रोटेट हो गई, देखो थोड़ी सी रोटेट हो गई है। अब क्या होगा, अब फोर्स ऐसे लगेंगे। देखो फोर्स वही लगेगा BIL, लेकिन ऐसे लगेगा, बराबर। तो इससे क्या होता है पता है, ध्यान से थोड़ा सोचो इसको। दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो B रहेगा क्या, कि B से ज्यादा हो जाएगा, कि B से कम हो जाएगा, क्या लगता है। लेस देन B और मोर देन B और इक्वल टू B। जब ऐसे थोड़ा घूम जाएगी कॉइल, तब ये फोर्सेस अभी भी उसी डायरेक्शन में लगते रहेंगे, फोर्सेस वहीं से ही लगे रहेंगे BIL, क्योंकि B सेम है, करंट सेम है, लेंथ सेम है, फोर्सेस BIL ही लगेंगे। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, वो मैं जानना चाहता हूँ। वो स्मॉल b रहेगा कि उससे बढ़ जाएगा, मोर देन b और लेस देन b हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, आपको आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएंगे हम लोग आगे। कोई ऐसा नहीं समझा क्या। अच्छा। सब लोग आंसर दो, 2-4 स्टूडेंट आंसर दो एटलीस्ट। आकांक्षा सिंह भी, बाकी लोग बोलो। जैसे ही कॉइल घूम जाएगी, तो दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं ना, फोर्सेस उसी डायरेक्शन में लगते रहते जैसे थे पहले, लेकिन वर्टिकल फेसिस पे लगते हैं ना। जैसे ही कॉइल घूम जाएगी, थोड़ी रोटेट हो गई, देखो डायग्राम में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस जो है, बी रहेगा, या बी से बढ़ जाएगा, या बी से कम हो जाएगा, मोर देन बी, लेस देन बी, इक्वल टू बी। जल्दी बोलो। इक्वल टू बी। ठीक। हाँ, तो मेजोरिटी स्टूडेंट इक्वल टू बी बोल रहे हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट है साहिल करके, वो लेस देन बी बोल रहा है। ठीक है, तो अभी देखो राइट आंसर क्या है मुझे समझाना पड़ेगा उसको। देखो एक बार बताओ, यहाँ पे देख लेते हैं, चलो। स्टार्टिंग डायग्राम ये था ना, ऐसे फोर्सेस ऐसे लग रहे थे। ये रेक्टेंगुलर लूप को मैं नाम दे देता हूँ, देखो ABCD। इसको देखो, अगर आप एक टॉप से देखेंगे, अगर आप इस लूप को टॉप से देखेंगे, यहां से देखोगे ऐसे, दिस इज योर आई सपोज, तो आपको ऊपर से देखने पे खाली AB दिखेगा ना, बराबर है। तो A, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, वो ऐसा दिखेगा। और ये जो B है ना, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू से ये ऐसा दिखेगा, देखो, बराबर। लेकिन अगर अभी सपोज ये थोड़ा घूम गई, ऐसे हो गई, देखो कॉइल थोड़ी सी घूम गई, अभी भी आप इसको टॉप से ही देखो, टॉप घूमने के बाद टॉप से ही ऐसे दिखेगी, ए भी ऐसा हो जाएगा ना। अब देखो, ए और बी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये रहेगा। ये क्या लग रहा है, बी के इक्वल है। ए पे फोर्स ऐसा लगेगा, देखो ए पे फोर्स ऐसा होगा, बी पे फोर्स ऐसा होगा। ए और बी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या लग रहा है आपको।
लेस देन बी है कि इक्वल टू बी है कि मोर देन बी लग रहा है? दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डेफिनेटली लेस देन बी है ना, तो बी चेंज हो गया ना, डेफिनेटली लेस देन बी हो गया, समझा? हाँ, बस 2 मिनट रुको, अभी हो जाएगा। देखो अभी मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं इस टाइप के, बच्चे समझ नहीं पाते करना क्या है उसमें। ठीक है, एक बार बताओ, अब मैं बस थोड़ा लास्ट जा रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है ना, जो आपने बोला लेस देन बी, ये डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, इसको चलो नाम देता हूँ मैं, वाई नाम देता हूँ, वाई। दिख रहा है? तो ये वाई मुझे कैलकुलेट करना है, जस्ट ये वाई को कैलकुलेट करना है। देखो अभी कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में जब ये लूप ऐसा था ना, स्टार्टिंग में दिख रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन है, उसमें एम बार ऐसा होता है, दिस डायरेक्शन ऑफ एम बार। ये कैसा है? परपेंडिकुलर ऑन द लूप, लूप के ऊपर परपेंडिकुलर। बाद में जब लूप ऐसे ट्विस्ट हो गया, लूप ऐसे टर्न हो गया, तो ये एम बार है। तो ये जो एंगल है ना, इतने एंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉइल टर्न हुई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सपोज स्टार्टिंग में एम बार ऐसे होगा, ये एम बार है, डायपोल मोमेंट, लेकिन अभी एम बार ऐसा होगा, टर्न हो गया ना, एम बार अभी ऐसा होगा, तो एम बार टर्न हो गया। जिस एंगल से एम बार टर्न हुआ है ना, वो एंगल सपोज थीटा है, थीटा इज एंगल बाय विच एम बार हैज टर्न्ड। ठीक है, एम बार जितने एंगल से टर्न हुआ है वो थीटा है। ठीक है, हाँ, क्या एम बार थोड़ा टर्न हुआ है। अब देखो, ये एम बार और बी बार जो है, बी बार मैग्नेटिक फील्ड है, एम और बी के बीच में थीटा एंगल है, ये थीटा मत लो, तो एम और बी के बीच में मैं थीटा ले रहा हूँ। तो ये जो वाई डिस्टेंस बोला ना मैंने, वो इतना आता है, बी साइन थीटा आता है। ये डेरिवेशन अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक में ही है। वाई डिस्टेंस है ना, वो इतना आएगा, बी, बी मतलब ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, बी साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल है एम और बी के बीच में, एम बार और बी बार के बीच की एंगल है। ठीक है, तो ये आपको याद है ना, ये फॉर्मूला? फोर्स कितना लिखोगे? बी आई एल लिखोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बोला ना इतना है, बी साइन थीटा है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एम बार एंड बी बार। तो ये देखो, वापस एल इंटू बी मिलके एरिया हो जाएगा बी आई ए। अगर एन टर्न्स हैं तो एन मल्टीप्लाई कर दो, ये एन आई ए डायपोल मोमेंट एम बन जाता है, एम बी साइन थीटा आ जाएगा। तो अब बोलेंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कब एम बी साइन थीटा यूज करना है। देखो, आप हमेशा एम बी साइन थीटा यूज करो, जहां पे चाहिए एम बी साइन थीटा यूज करो। खाली थीटा जो एंगल है वो एम और बी के बीच की है। ठीक है, तो जब ये ऐसा रहेगा ना, तो एम ऐसा है और बी ऐसा है, स्टार्टिंग में ऐसा रहता है, तो दोनों के बीच में देखो 90 एंगल है, तो थीटा 90 हो जाएगा, ये एम बी बन जाएगा। लेकिन जैसे ही कॉइल घूम जाती है, एज ए रोटेट्स, वैसे रोटेट होगा, तो एम ऐसा हो जाएगा, बी वैसे ही रहेगा सेम। ये देखो, अब एम और बी के बीच में थीटा एंगल 90 नहीं है, अक्यूट एंगल है, वो आपको थीटा में लेनी पड़ेगी। याद रखो कि एम और बी के बीच की एंगल लेनी है, स्टार्टिंग में वो 90 है, बाद में 90 नहीं रहेगी, ये लेना है। ठीक है, तो टॉर्क की फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखो, एम बी साइन थीटा। क्लियर? स्टार्टिंग में एम बी रहता है नो डाउट, बाद में बन जाती है एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, आई थिंक ये क्लियर है। हाँ, अब देखो, तो एक बात बताओ, ये सपोज एक कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ध्यान से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। ये सपोज डायपोल मोमेंट है एम बार, एम और बी में थीटा एंगल है। ठीक है, हाँ, तो अब इसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगा? एम बी साइन से लगेगा। चलो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं। ध्यान से देखना, अब ये जो टॉर्क है ना, ये टॉर्क टॉर्क इस कॉइल के ऊपर लग रहा है। ये टॉर्क पता है करना क्या चाहता है? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दिस टॉर्क? ये टॉर्क इस कॉइल को ऐसे घुमाना चाहता है सो दैट थीटा बिकम जीरो। ये टॉर्क ऐसा लग रहा है कि
इस कॉइल को घुमाना चाहता है सो दैट थीटा बिकम 0। देखो एक बार अगर थीटा 0 हो गई ना तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। मतलब जब तक थीटा 0 नहीं हो रही है तब तक टॉर्क लगता रहेगा ना। टॉर्क मतलब क्या कोशिश कर रहा है, थीटा को 0 करने की। टॉर्क अल्टीमेटली ये चाहता है कि जो कॉइल है ना वो घूम के ऐसे हो जाए कि ये बी बार और एम बार एक ही डायरेक्शन में हो जाए। एम और भी एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो फिर थीटा 0 हो जाएगी। तो टॉर्क है ना, ऐसा लगता है कि थीटा को रिड्यूस करना चाहता है, इट वांट्स टू मेक द थीटा 0। लेकिन सपोज मैं थीटा को 0 नहीं करना चाहता हूँ, मैं थीटा को इंक्रीज करना चाहता हूँ। आई वांट टू इंक्रीज द थीटा। थीटा 1 सपोज एंगल है, इसको मैं इंक्रीज करके थीटा 2 तक लेके जाना चाहता हूँ। तो ध्यान से समझो, टॉर्क टॉर्क क्या कर रहा है, ये जो टॉर्क लग रहा है ना, दिस टॉर्क वांट्स टू रिड्यूस द थीटा। टॉर्क थीटा को रिड्यूस करना चाहता है अप टू 0। एक बार थीटा 0 हो गई, टॉर्क 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो जब तक थीटा है ये टॉर्क लगेगा उसको रिड्यूस करने के लिए, लेकिन मुझे थीटा को इंक्रीज करना है, थीटा 1 से थीटा 2। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा क्या? डू आई नीड टू डू वर्क टू इंक्रीज द थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 और नो वर्क इज रिक्वायर्ड? डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क की फॉर्मूला चाहिए मुझे, द वर्क डन टू इंक्रीज द थीटा। ठीक है, वो चाहिए। हेडिंग आप ऐसे डाल सकते हो, वर्क डन टू रोटेट द लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड। कितना वर्क आपको करना पड़ेगा थीटा को इंक्रीज करने के लिए, वो है। ठीक है, सो इमेजिन करो कि ये बी बार है, ये एम बार है, दोनों के बीच में थीटा 1 एंगल है। ये देखो, अब थीटा 1 एंगल से बढ़ा के मुझे यहां तक लेके जाना है एम बार को, थीटा 2 तक। थीटा 1 से बढ़ा के कहां लेके जाना है, थीटा 2 तक। तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला में दे सकता हूँ, उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ भी मालूम होना चाहिए तो थोड़ा क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। प्रूफ के साथ बता देता हूँ कैसे वर्क डन निकालना है। सपोज जब आप इसको लेके जा रहे हो ना थीटा 1 से थीटा 2 तक, मतलब आप इसको रोटेट कर रहे हो, रोटेटिंग इट। जब इसको थीटा 1 से थीटा 2 लेके जा रहे हैं तो बीच में सपोज एक जगह पे हम लोग रुके, बीच में एक जगह पे हो गए जब एंगल थीटा 1 से भी नहीं है, थीटा 2 भी नहीं है, थीटा है एंगल। कितनी एंगल बन गई है, थीटा। उस टाइम पे जो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा लगेगा। लेट्स, ठीक है, समझो इसको। थीटा 1 से थीटा 2 हम लोग लेके जा रहे हैं, बीच में एक एंगल आ गई है, बीच में एक एंगल बनी है थीटा, ओनली थीटा। उस टाइम पे टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा लगेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कितना टॉर्क लगा रही है, एम बी साइन थीटा लगा रही है, तो हमको भी एटलीस्ट एम बी साइन थीटा लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए। तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगाएंगे, एम बी साइन थीटा। वर्क डन की फॉर्मूला आपने ये देखी होगी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मोशन में लगती है। अगर बॉडी ट्रांसलेशन मोशन चल रहा है तो ये ठीक है। यहाँ पर ये कॉइल रोटेट हो रही है, इट्स रोटेशन ऑफ द कॉइल। रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क आता है, और एस जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह थीटा आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ये जो टॉर्क लग रहा है, जो आप टॉर्क लगा रहे हो वो भी एम बी साइन थीटा होगा। टॉर्क में एम बी साइन थीटा लगा रहा हूँ। जैसे जैसे थीटा चेंज होती है, एज यू रोटेट थीटा चेंज होती है, ये टॉर्क भी चेंज होता है, मतलब ये वेरिएबल टॉर्क है। लेकिन सपोज मैंने इसको है ना, टॉर्क कितना लग रहा है, एम पी साइन थीटा लग रहा है, इसको मैंने डी थीटा इंक्रीज किया, मतलब थीटा इंक्रीज बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, डी थीटा। डिस्प्लेसमेंट ये डी थीटा ले लेंगे, वर्क डन इतना होगा, दिस इज अ वर्क डन टू इंक्रीज द एंगल बाय जस्ट डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करने पे टोटल वर्क मिलेगा, तो एम बी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा आपको मालूम होगा, माइनस कॉस थीटा होता है विद लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2। अब क्योंकि माइनस साइन है ना, लिमिट्स उल्टी हो जाती है, मतलब थीटा 1 पहले डालेंगे, थीटा 2 बाद में, क्योंकि माइनस साइन है। ये ऐसा हो जाएगा।
ये टॉर्क की फॉर्मूला, सॉरी टॉर्क नहीं, वर्क डन की फॉर्मूला है. इट्स अ वर्क डन टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल. इसमें थीटा 1 पहले आता है, थीटा 2 बाद में आता है. ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लो और प्रूफ चाहिए तो नोट कर लो उसके साथ. ये जो हमने वर्क किया ना इस कॉइल को रोटेट करने के लिए, ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो सकता है. इट कैन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू increase in potential energy. That will be mb cos theta 1 minus cos theta 2. ठीक है, ओके, समझे ये पॉइंट? सर एक मिनट दिखाना. हाँ, एक मिनट. जो डाउट है इसमें? ओके सर. ओके, चलो तो बस इसमें लास्ट पॉइंट पे जा रहे हैं. ये देखो, एक लास्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं, छोटा सा. ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने कॉइल को रख दिया. ये कॉइल है सपोज, फिर मैंने ऐसे ही बना दिया, जैसे परपेंडिकुलर बना कॉइल के ऊपर. ये एम बार है और ये थीटा एंगल है. हाँ, तो आपको मालूम है, देखो एम और बी के बीच में थीटा एंगल है, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, एम बी साइन थीटा. ठीक है, ये टॉर्क है ना, इसको मैंने जैसे बोला थोड़ी देर पहले, ये थीटा को जीरो करना चाहता है. मतलब इट वांट्स टू रोटेट द कॉइल इन दिस वे. देखो जैसे ऐसे घूमेगी ना, देखो थीटा जीरो हो जाएगा फिर. तो सपोज हमने इस कॉइल को छोड़ दिया ऐसे फ्री, जैसे घूमना है घूमो. तो जैसे आप इसको छोड़ दोगे ना फ्री, कॉइल ऐसे घूमेगी ऐसे, राइट? ठीक है, लेकिन क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है ना, जब तक ये थीटा जीरो नहीं होगी तब तक तो टॉर्क लग रहा है ना. उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, इस कॉइल की ओमेगा बढ़ती है, रोटेशन की स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेट करती है. ये कॉइल है ना, एक्सेलरेट करती है. देखो जैसे से ये घूम रही है ऐसे, अभी तक थीटा जीरो तो नहीं हुआ है ना, मतलब टॉर्क तो लग रहा है ना. जब किसी बॉडी पे टॉर्क लगता है ना, तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो मतलब जैसे से नीचे आएगी ना, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ओमेगा विल इंक्रीज. तो जब थीटा जीरो हो जाएगा, लेट्स से ये पोजीशन में आई, ये पोजीशन में आई, देखो एम और बी एक ही डायरेक्शन में आ गए, थीटा जीरो हो गया. लेकिन अभी टॉर्क जीरो लगेगा, लेकिन अभी तक इस कॉइल ने ना कुछ स्पीड ले लिया होगा, इस कॉइल के पास कुछ ओमेगा आ गया है, इट हैज गॉट स्पीड, रोटेशनल स्पीड आ गया है. तो इसलिए क्या होगा, कॉइल में रुकेगी नहीं. अब कॉइल रोकेगी नहीं, उसी डायरेक्शन में नीचे ही जाने लगेगी, कंटिन्यू करेगी नीचे जाना ऐसे. नीचे चली जाएगी तो फिर एम बार नीचे की तरफ चला जाएगा ऐसे, थीटा नीचे की तरफ बनेगा. जैसे ही थीटा नीचे की तरफ बना, फिर से टॉर्क लगने लगेगा, एम बी साइन थीटा. जैसे से नीचे जाएगी ना, टॉर्क लगेगा और टॉर्क इसको रोक देगा, फिर से ही ऊपर आएगी. और ये अल्टीमेटली ऐसा देखते हैं कि कॉइल ऐसे करने लगेगी, देखो ऐसे, कॉइल ऐसे से घूमने लगेगी, देखो ऐसे. अबे दे तो मतलब ये कॉइल है ना, एक्चुअली में ऑसिलेशन करेगी, एसएचएम करती है. हम लोग ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि एसएचएम करती है. हेलो, किसी का माइक ऑन है, कुछ डाउट है क्या? ठीक है, हाँ. तो मैं सिंपल ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं ना, तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वजह से ये रोटेट होती है और अल्टीमेटली ऑसिलेशन करने लगती है, स्टार्ट परफॉर्मिंग एसएचएम. वी कैन प्रूव दैट इट इज एसएचएम, प्रूफ कर सकते हैं. हम लोग पहले भी प्रूफ करेंगे कि एसएचएम है, और फिर उसका टाइम पीरियड भी निकालेंगे. तो
टॉपिक ये रहेगा टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है ना, टॉर्क से वो ऑसिलेशन करती है, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है, ये टॉपिक है। ठीक है, कैसे करेंगे? थोड़ा बहुत ऑसिलेशन का नॉलेज होना चाहिए। देखो कैसे प्रूफ करेंगे कि ऑसिलेशन है। सबसे पहले जब भी ऐसे रोटेट करती है, घूमती है, किसी भी पॉइंट पे इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है कॉइल के ऊपर, टॉर्क इज MB sin थीटा। अगर हम लोग अज्यूम करें कि थीटा स्मॉल है, ज्यादा थीटा नहीं बन रहा है, सपोज कम एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो रही है, लेट थीटा इज स्मॉल। स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है कि साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा इन द रेडियंस। मालूम है ये साइन थीटा को हम लोग सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। टॉर्क MB थीटा हो गया। अब इसमें ये M और B कांस्टेंट है। देखो जब कॉइल घूमती है, रोटेट होती है, तो थीटा तो चेंज होता रहता है, थीटा वेरिएबल है, M और B वेरिएबल नहीं है, M और B कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, M और B जो है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, याद रखो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है इस फॉर्मूला के, F प्रोपोर्शनल टू x। आपने ये देखा होगा F प्रोपोर्शनल x, F इक्वल टू kx। ऑसिलेशन में देखा है ये और ये सिंपलर है। देखो फोर्स का रोल जो है वो टॉर्क प्ले कर रहा है, फोर्स की जगह टॉर्क है। तो यहाँ पे x जो है ना, x डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, मतलब इट इज वेरी सिमिलर टू F प्रोपोर्शनल टू x, तो ये SHM हो गया। खाली फर्क क्या होता है कि व्हेन F प्रोपोर्शनल x होता है ना, इसको लीनियर SHM कहते हैं, ये लीनियर है। और अगर टॉर्क प्रोपोर्शनल थीटा है, इसको एंगुलर SHM कहते हैं। ये रोटेशनल SHM है, इट्स एन एंगुलर SHM। ठीक है, तो ध्यान रखो इसको। ठीक है, हम्म, आगे बढ़े। तो देखो जैसे F इक्वल टू KX होता है, वैसे हमारे पास ये है टॉर्क इक्वल टू MB थीटा। टॉर्क इक्वल टू MB थीटा। जैसे मैंने बताया कि टॉर्क का जो रोल है वो F प्ले कर रहा है, और थीटा का रोल X प्ले करता है। तो MB किसका रोल प्ले कर रहा है? MB इज प्लेइंग द रोल ऑफ K। तो वैसे लिख सकते हो कि MB जो है ना वो K ही है अल्टीमेटली। ये जो K होता है ना, K को आप फोर्स कांस्टेंट बोलते हो ऑसिलेशन में, K इज अ फोर्स कांस्टेंट, MB है। अब आपको याद होगा ऑसिलेशन में अगर K डिवाइड बाय M करते हैं, किसी को मालूम है? माइक ऑन करके बताओ, ऑसिलेशन में K अपॉन M क्या होता है? K फोर्स कांस्टेंट और M मास ऑफ ऑसिलेटर। K बाय M क्या होता है ऑसिलेशन में? किसी को मालूम है? ओमेगा स्क्वायर। आकांक्षा का फिर भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पढ़ती है, इसको कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स मालूम है। बाकी स्टूडेंट ऐसे स्टैचूज के जैसे क्यों बिहेव करते हैं? ऑसिलेशन नहीं किया है, K बाय M इतना इंपॉर्टेंट है उसमें। K बाय M ओमेगा स्क्वायर होता है ऑसिलेशन में। K बाय M जो है ना ऑसिलेशन में ओमेगा स्क्वायर होता है। अब देखो ये लीनियर एसएचएम में होता है, मतलब जब लीनियर एसएचएम होती है ऑसिलेशन, यहाँ पर K की जगह हमारे पास MB है ना, और ये M है ना, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये मास ऑफ ऑसिलेटर होता है। यहाँ पर मास की जगह हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। MB अपॉन I लोगे ना तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाले फॉर्मूला लिखिए K बाय M इक्वल ओमेगा स्क्वायर, ये लीनियर एसएचएम में। एंगुलर एसएचएम हमारा चल रहा है ना, एंगुलर एसएचएम में K की जगह MB आता है, और ये मास की जगह I आता है। आपको मालूम होगा रोटेशन मोशन में मास का रोल I प्ले करता है। MB अपॉन I को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर विल बी MB अपॉन I। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर विल बी MB अपॉन I। इससे क्या होगा, आप ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा विल बी रूट ऑफ MB बाय I। अब ऑसिलेशन में भी ये जो ओमेगा है ना, ऑसिलेशन में ओमेगा को 2 पाई बाय T लिख सकते हैं। थोड़ा इसको सॉल्व करो, T आपको आएगा 2 पाई रूट ऑफ I बाई MB। ये दिख रहा है फॉर्मूला? इट्स अ फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट कॉइल जब वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है।
ये टाइम पीरियड। आई दिख रहा है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस कॉइल का, कॉइल रोटेट हो रही है ना, तो रोटेटिंग कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। एम डाइपोल मोमेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी। ये फॉर्मूला बार मैग्नेट के लिए भी लगती है, अगर कोई बार मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो भी ये लगेगी। कॉयल है, कॉयल ऑसिलेट कर रही है तो भी लगेगी। कॉयल और बार मैग्नेट एक ही जैसे होते हैं, दोनों डायपोल होते हैं, तो ध्यान में रखो इसको। क्लियर? ठीक है। हाँ। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, मैंने आपको कल कहा था कि साइक्लोट्रॉन पढ़ के आओ, एमीटर वोल्टमीटर पढ़ के आओ। इन तीनों टॉपिक्स में कुछ डाउट है तो आप बोलो, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपने पढ़ लिया है। फिर कुछ डाउट है एमीटर वोल्टमीटर का आपने पढ़ा है, कुछ चीज उसमें से नहीं आ रही है तो बोलो। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक, है ना? पढ़ा है तो बोलो। ओके, श्योर, कोई डाउट नहीं ना? सर हाँ बोलो। सर एमीटर एक बार करवा रिवाइज टू हल्का सा करवाओ ना प्लीज। कौन, आकांक्षा बोल रही है? हाँ सर। एमीटर चाहिए, हाँ वोल्टमीटर नहीं ना? सर एमीटर आए तो मतलब वोल्टमीटर भी लाइक उसका होता ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एमीटर आ गया तो वोल्टमीटर भी आ जाएगा। एमीटर अलग है और वोल्टमीटर अलग है, दोनों। ऐसा नहीं है कि एमीटर में से वोल्टमीटर नहीं बनता है। वोल्टमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, दोनों अलग है। ये ये किसने कराया था एमीटर वोल्टमीटर? मैंने क्लास में कराया था कि 11th में हुआ, मुझे याद भी नहीं है वो exactly। सर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करवाया था, टेक्स्ट बुक में हमारा उधर है। एमीटर वोल्टमीटर कराया था ना 12th में? हाँ ठीक है, वो जो अगर नोटबुक में हमने अच्छे से लिखा है उसमें से भी पढ़ लो, समझ में तो आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपने पढ़ा है, कल कल के दिन पढ़ा था क्या एमीटर? हाँ सर थोड़ा सा। क्या नहीं समझ में आया? हाँ सर एक बार प्लीज। ठीक है, देखो, सबसे पहले एमीटर एक्चुअली में कोई चीज होती नहीं है, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर ही होता है हमारे पास। तो बस हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैलेंटर को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो। गैल्वेनोमीटर की भी रेजिस्टेंस होती है, सपोज इस गैलेंटर की जो रेजिस्टेंस है वो जी ओम्स है, जी ओम्स उसकी रेजिस्टेंस है, ये देखो। अब गैल्वेनोमीटर है ना, वो एक पर्टिकुलर करंट तक हैंडल कर सकता है, पर्टिकुलर मैक्सिमम करंट वो हैंडल कर सकता है। एक पर्टिकुलर करंट से ज्यादा गैल्वेनोमीटर हैंडल नहीं कर पाता है। सपोज जो मैक्सिमम करंट ये हैंडल कर पा रहा है ना, वो मैक्सिमम करंट आई जी है। आई जी इज द मैक्सिमम करंट दैट इट कैन हैंडल, ठीक है। यूजुअली ये जो आई जी है, इट्स अ मैक्सिमम करंट विच गैल्वेनोमीटर कैन हैंडल, ठीक है। ये करंट यूजुअली ऐसे फिक्स नहीं है, लेकिन यूजुअली 10 मिली एम्पियर के आसपास होता है, अप्रोक्स उसके आसपास ही होता है। मतलब 10 मिली एम्पियर तक ये हैंडल कर लेता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आज मुझे क्या करना है, सपोज मुझे यहाँ पे हैवी करंट भेज रहा हूँ, देखो ये मुझे बहुत हैवी करंट भेजना है, कितना? आई। या दूसरे वर्ड्स में बताऊं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो गैल्वेनोमीटर की रेंज है ना, रेंज जो है इसको मेजर करने की, वो 0 से आई जी तक है। 0 से आई जी तक का कोई भी करंट ये मेजर कर सकता है। मुझे इसकी रेंज को इंक्रीज करना है। मैं चाहता हूँ कि ये 0 से लेके यहाँ तक आई तक मेजर करे। आई वांट टू इंक्रीज द रेंज फ्रॉम 0 टू आई जी टू 0 टू आई, बड़ा नहीं है रेंज। उसके लिए क्या करना होता है, सिंपल पॉइंट है। इसके नीचे ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इसको शंट कहते हैं, शंट। ये सब एस ओम्स की रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में आ गए ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि सपोज यहाँ से आई करंट आ रहा है, अभी अभी आई करंट मैंने भेजा, तो यहाँ पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद आई करंट बाइफरकेट हो जाएगा, दो पार्ट्स में टूट जाएगा। सपोज ऐसा कुछ हो गया कि जो ऊपर वाली ब्रांच है ना, उसमें से आई जी ही जा रहा है, जो मैक्सिमम सेफ करंट है,
बाकी करंट जो बचा I माइनस IG वो नीचे शंट से जा रहा है। देखो आपका गैलोमीटर सेफ रहेगा, डैमेज नहीं होगा, क्योंकि उसमें से IG करंट ही जा रहा है, बाकी नीचे से जा रहा है। ये ऐसे कैसे होगा कि करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो सूटेबल होनी चाहिए। शंट एक सूटेबल रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी, मतलब एक पर्टिकुलर शंट लेनी पड़ेगी, तभी ऐसा होगा। ऊपर से IG जा रहा है, नीचे से I माइनस IG जा रहा है। इससे आपका देखो गैलोमीटर सेफ हो जाएगा। अब क्योंकि गैलोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में है, गैलोमीटर और शंट पैरेलल में है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। देखो मैं समझ रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाएंगे तो V को IR लिख सकते हैं ना, तो ये वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जो है उसको I इंटू R लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिखेंगे IG इंटू G। ये ओम्स लॉ ही लगाया मैंने। और वोल्टेज अक्रॉस शंट जो है उसको क्या लिखेंगे, I इंटू R करके लिखेंगे, तो ये I है और ये रेजिस्टेंस है। वोल्टेज अक्रॉस शंट को क्या लिखेंगे, I माइनस IG इंटू S। तो मुझे S ही निकालना है, शंट की वैल्यू निकालनी है, तो S के साथ जो भी है उसको पास करो, आपको S मिल जाएगा। S कितना आएगा, IGG डिवाइड बाय I माइनस IG। ये आएगा शंट, ये शंट की फॉर्मूला है क्या? देखो 2 स्टेप भी नहीं है, 2 स्टेप से भी कम है, विद इन 2 स्टेप्स आंसर आ गया। कहाँ डिफिकल्ट है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कुछ चीजें और हैं इसमें घुमाने के लिए, लेकिन ये मेन है। तो देखो गैलोमीटर में से करंट कितना जा रहा है, IG करंट जा रहा है, बराबर। तो सपोज ये गैलोमीटर की स्केल है, ऐसे इधर 0 लिखा हुआ है, पॉइंटर इधर रहता है। अब क्योंकि देखो गैलोमीटर से कितना करंट जा रहा है, IG जा रहा है, IG इधर लिखा हुआ है सब। IG मैक्सिमम करंट है जो गैलोमीटर हैंडल कर सकता है, तो गैलोमीटर ये दिखाएगा IG इधर आ जाएगा ना। आपको करना क्या होगा, खाली ये मिटा के गैल्वेनोमीटर का स्केल ओपन करके ये मिटा के इस पे I लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको ये I दिखाने लगेगा, तो ये 0 से I अपने आप बन जाएगा। डोंट वरी, ये काम करता है ऐसे ही, 0 से I तक ये अपने आप मेजर करेगा। जब भी आप यहाँ पे I/2 भेजेंगे, सपोज आधा करंट भेजा आपने I/2, क्योंकि हाफ करंट आ रहा है, दोनों ब्रांचेस में हाफ हाफ जाएगा, IG/2 जाएगा, तो ये डिफ्लेक्शन भी हाफ हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना, इधर I/2 लिखना होगा। डोंट वरी, ये काम करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। क्लियर? हाँ, इसमें एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। देखो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाई ना, ये वाली दिख रही है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और सॉल्व करो, मतलब वो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और फिर कॉमन लो ब्रैकेट, ये सब सिंपल मैथमेटिक्स करके आपको एक फॉर्मूला और बन सकती है, ये वाली IG डिवाइडेड बाय IG डिवाइडेड बाय I S अपॉन S प्लस G। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें देखो ये IG दिख रहा है, IG वो करंट है जो गैलन से जाता है, तो ये डिवाइड बाय I दिख रहा है, ये टोटल करंट है। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, इंपॉर्टेंट है ये, इस फ्रैक्शन को बोलते हैं, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। देखो मतलब ये जो फ्रैक्शन है ना, वो आपको ये बताएगा कि टोटल करंट में से कितना फ्रैक्शन गैलोमीटर से जा रहा है। सपोज ये देखो मैंने IG/I निकाला, इस फॉर्मूला से मैंने IG/I निकाला, ये सब 1/3 आ रहा है। एग्जाम्पल, इसका मतलब है करंट थ्रू गैलोमीटर इज 1/3 ऑफ द टोटल करंट ना, मतलब जो टोटल करंट आ रहा है उसका 1/3 गैलोमीटर से जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, बाय फाइंडिंग दिस फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन 1/3 आया, मतलब 1/3 करंट गैलोमीटर से जाएगा, और उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 1/3 इंटू 100, तो 33.33 आएगा, मतलब 33% करंट जा रहा है। इंटू 100 करने पे परसेंटेज में आ जाएगा। अब ये याद कैसे करना है, देखो ये IG लिखा है मैंने, ये G मतलब करंट थ्रू गैलोमीटर, गैलोमीटर के सामने यहाँ पे शंट लेना है, उल्टा लेना है, G के सामने S लेना है, तो नीचे ये डिनोमीटर में क्या है, I है, इससे टोटल करंट,
तो रेजिस्टेंस भी टोटल लेनी है, S प्लस G लेनी है इसके सामने। G के सामने S आता है, वो याद रखो सिर्फ, ठीक है। समझा आकांक्षा? देख लो पूरा, सर थैंक यू। ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है फिजिक्स में, थोड़ा सा ध्यान से करो, हो जाएगा सब, सिंपल है, समझ रहे? सर थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट, इस चैप्टर की थियरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई अभी। कुछ अगर आपकी तरफ से डाउट्स आएंगे, आप भी प्लीज अपने कुछ बुक्स पढ़ो, सेल्फ स्टडी भी होती है, आप पढ़ो। अभी भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं आप पूछो, ठीक है। इस चैप्टर की थियरी हो गई, अब थोड़े से मैं एमसीक्यू कराने पड़ेंगे एटलीस्ट, ताकि ये थोड़ा और क्लियर हो टॉपिक। तो मैं आपको एमसीक्यू दे रहा हूँ मैं, आप प्लीज जो क्लास के नोट्स हैं उसमें से एमसीक्यू प्लीज ट्राई करो। आज मैं कुछ एमसीक्यू अपनी तरफ से करा देता हूँ, जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, वो करा देता हूँ, ठीक है। एक एमसीक्यू लिखो, स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, हाँ लिखो, टू चार्ज पार्टिकल्स, टू चार्ज पार्टिकल्स A and B, two charged particles A and B of same mass, two charged particle A and B of same mass enter in a magnetic field, enter in a magnetic field with same kinetic energy, enter the magnetic field with same kinetic energy, ठीक है। then find which particle, then find which particle has more charge, then find which particle has more charge। पहले क्वेश्चन लिख लो, then find which particle has more charge, ठीक है। हाँ, अब देखो डायग्राम, देखो स्क्रीन पे, ये जो क्रॉसेस दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो सर्कल, ये आर्क दिख रहा है ना, ये सर्कुलर आर्क है। ये ए का जो पाथ है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्किल है, बी का जो पाथ है वो भी इन द फॉर्म ऑफ सर्किल है। ए एक चार्ज पार्टिकल है, बी दूसरा चार्ज पार्टिकल है, दोनों का सर्कुलर फॉर्म है ऐसा, ठीक है। इसको देख के हमको ये बताना है कि जो ए के ऊपर ज्यादा चार्ज है कि बी के ऊपर ज्यादा चार्ज है, कि शायद दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, वो फाइंड करना है। ए और बी में से किसके पास चार्ज ज्यादा है। वुड यू लाइक टू ट्राई, ट्राई करोगे? तो ट्राई करो आप लोग, किसके पास ज्यादा चार्ज है। ये दोनों के पास इक्वल चार्ज भी हो सकता है, वो भी बता सकते हो, ट्राई करो। एक ऑप्शन ये भी है कि दोनों के पास सेम चार्ज है, वो भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखना सब।
किसी का आंसर है? जल्दी बोलो। नहीं ना? हेलो, अमन कुमार बोल रहा है कि ए जो पार्टिकल है उसके पास ज्यादा चार्ज होगा। एक बात बताओ, ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर लिए, बराबर? अच्छा, आकांक्षा इज सेइंग सेम चार्ज होगा। अमन इज सेइंग, अमन बोल रहा है ए पे ज्यादा चार्ज है, आकांक्षा सेइंग कि दोनों पे इक्वल चार्ज है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा राइट है। साहिल बोल रहा है सेम चार्ज है दोनों पे, साहिल दलाल, दोनों पे सेम चार्ज है। ठीक। चलो स्टूडेंट, मैं बताता हूँ अभी किस पे ज्यादा चार्ज है, किस पे कम है, किस पे सेम है, देख लेते हैं एक बार। एक बार बताओ, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल। आपको मालूम होगा जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो इनके ऊपर क्यूईबी फोर्स लगता है। ये देखो, तो क्यूईबी फोर्स जो है ना वो इसका काम करता है, किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। इट वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एमबी स्क्वायर बार। इसको सॉल्व करके रेडियस की फॉर्मूला बनती है एमबी बाय क्यूबी। ठीक है, एमबी बाय क्यूबी। इसमें एमवी क्या होता है? मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एमवी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए एटलीस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टिकल्स का मास सेम है, ये एम सेम है, देखो दोनों का। दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, ये भी लिखा है क्वेश्चन, ये दोनों सेम है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए जितना है दूसरे पार्टिकल के लिए भी उतना ही है। मतलब इस क्वेश्चन में एम और के काइनेटिक एनर्जी, एम दोनों कांस्टेंट है, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। देखो, तो किसका रेडियस ज्यादा है? पाथ का। ए का रेडियस बड़ा है कि बी का रेडियस बड़ा दिख रहा है? पाथ का। ए का रेडियस बड़ा है, तो क्योंकि रेडियस ऑफ ए इज बिगर देन रेडियस ऑफ बी, रेडियस और क्यू इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे ना, तो ए का रेडियस इसलिए बड़ा होगा क्योंकि उसका चार्ज कम होगा। क्यू ऑफ ए मस्ट बी लेस देन क्यू ऑफ बी। ए पे तो कम चार्ज आ रहा है, और किसी ने भी राइट आंसर नहीं दिया, किसी का भी राइट आंसर नहीं था। देख लो आपके सामने, मैंने प्रूफ करके दिया है। आप लोग बताओ कैसे आपने बोला था आकांक्षा सेम चार्ज, कैसे बोला था? कुछ प्रूफ था उसके पीछे? सर इससे किया था, किससे किया? यही फॉर्मूला से R इक्वल्स टू एम बाई क्यू बी। तो आपको क्या लगा? बट सोचा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी सेम है, बी तो सेम ही है, तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी रेडियस। दोनों का सेम है, मास भी सेम है, तो वेलोसिटी भी दोनों का सेम ही होगा। हाँ बराबर है, हाँ, एमवी कांस्टेंट हो गया ना। हाँ सर, जितना रेडियस एमवी, पे मैंने जितना नहीं। जो एमवी का वैल्यू जो ए के लिए है उतना ही एमवी का वैल्यू बी के लिए है। मतलब एमवी में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्यू और रेडियस इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ ना फिर तो। अभी क्लियर है? यस सर, सॉरी सर। सॉरी की बात नहीं है, लेकिन मत करो मिस्टेक, ठीक है? अब इतना भी अब थोड़ा बहुत कर रहे हो अपने, मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ रहे हो अभी, ठीक है? तो मार्क्स नहीं आएंगे या एंड में कम आएगी मार्क्स, वो मुझे खराब लगेगा। आई वांट कि आपका थोड़ा सक्सेस आना चाहिए, एटलीस्ट आपका तो स्कोर अच्छा हो। इसलिए बोल रहा हूँ मेहनत करो, वेस्ट नहीं होना चाहिए मेहनत आपका। हाँ, ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? हाँ, चलो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? और अगले क्वेश्चन, अब अगले इसमें क्या करो लेक्चर में, आप एमसीक्यू के डाउट्स लेके आओ प्लीज। अगले लेक्चर में करंट के डाउट्स हैं वो लेके आओ, ये मैग्नेटिक इफेक्ट के डाउट्स हैं वो लेके आओ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डाउट्स करा दूंगा आपके, जो भी डाउट्स आपके निकल रहे हैं, ठीक है? करंट के भी आपने डाउट्स नहीं पूछे हैं अभी तक, अगर हैं तो लेके आओ, ठीक है? वो एमसीक्यू करेंगे तो डाउट्स नहीं करते हैं, वो भी जरूरी है, तो करना पड़ेगा पहले तो उसके लिए, ठीक है? हाँ, करेंगे, डाउट्स निकल रहे हैं तो लेके आओ, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, ये चाहिए तो, नहीं तो मैं होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, कल तक ट्राई करके लाओ। ये देखो, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप लोग भी बना लो। देखो मैंने एक पे डॉट दिया, दूसरे पे क्रॉस दिया है, तो ध्यान से देखना, ये एक पे डॉट एक पे क्रॉस है।
एक्चुअली मैं, हाँ, यहाँ तक बन गया। डायग्राम हो गया। अब पहले प्लीज क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो पहले। हाँ, क्वेश्चन लिखो। Two long straight conductors, two long straight conductors, both carry the current I, both carry the current I, are held by thread, are held by thread of length L, are held by threads L in equilibrium, देखो अभी तक जो मैंने लिखा है मैं रिपीट कर लेता हूँ, ध्यान से, जो लिखा है मैं रिपीट कर रहा हूँ। Two long straight conductors carry current I, are held by threads of length L in equilibrium. ठीक है, full stop. If lambda लिखो, if lambda is a mass per unit length, if lambda is a mass per unit length of the conductors, lambda is mass per unit length of the conductors, then find value of current in the conductors, then find value of current in the conductors. क्वेश्चन सबने लिखा? देखो स्टूडेंट, एक सेकेंड, स्क्रीन पे देखो, ये आपको जो ए और बी दिख रहा है ना स्क्रीन पे, वो एक्चुअली में ए और बी क्या है, इसमें जो दो वायर्स हैं, देखो ये देखो ऐसे, ए वायर ऐसा है, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे इमेजिन ऐसे वायर है, ऊपर थ्रेड से उसको लटका के रखा है, ये दूसरी वायर है। ये डॉट और क्रॉस का मतलब है, डॉट और क्रॉस है ना, इसका मतलब है दोनों ए और बी वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ए वायर में करंट सपोज आउटवर्ड आ रहा है, बी में से इनवर्ट जा रहा है। याद करो ए और बी वायर है ना, ऐसे है, देखो ये ऐसे, और दोनों में ऑपोजिट करंट्स हैं, तभी एक पे डॉट है एक पे क्रॉस दिया हुआ है। इस बार बताइए, दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों में, कल बताया था ना, दो पैरेलल वायर्स, आई थिंक ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? तो रिपेल करने की वजह से ये ऐसे रुकी हुई है वायर्स, ठीक है। अब आपको इसमें ना प्रूफ करना है कि ये जो है ना, आपको ये प्रूफ करना है कि करंट जो है ना, करंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, करंट की फॉर्मूला बनानी है, दोनों वायर्स में करंट कितना है, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, खाली प्रूफ करना है ये फॉर्मूला, ट्राई टू प्रूव दिस फॉर्मूला। ये करंट इज इक्वल टू 2 sin थीटा रूट ऑफ पाई लैम्डा, ये एक्चुअली करंट की फॉर्मूला है। एक्चुअली में ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं करंट के लिए, अब ये ऑप्शन सही है, फॉर्मूला भी दे दिया, आप खाली प्रूफ करके देखो ये हो रहा है कि नहीं आपसे, नहीं हुआ तो फिर मैं करा दूंगा ये, यू जस्ट ट्राई टू प्रूव दिस फॉर्मूला फॉर करंट, ओके? नहीं आया तो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? ट्राई करके आओ, ओके? और प्लीज कल अपने डाउट्स लेके आओ, जो भी डाउट्स हैं फ्रॉम दिस चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर, कल लेके आओ, कल डाउट सेशन रहेगा, सिर्फ जो आप पूछेंगे एमसीक्यू वो कराऊंगा मैं, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट।